हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और हर दिन की तरह आज भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें और जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उन सभी को कवर करते चले। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? कौन? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। तो इस प्रकार आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? किसके शासन काल के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ ये देखेंगे। चेरो राजवंश, निवार राजवंश, कर्नाट वंश और पिथिपति। तो इसका आंसर है कर्नाट राजवंश। ठीक है, कर्नाट राजवंश शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था मैथिली भाषा का प्रयोग। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में बेहतरीन रचनाएं की गई थी। इस दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश का शासन था। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। कौन सा है? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में राजगृह कार्य करता था। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगृह थी, किंतु उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। ठीक है, तो राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो शहर था राजगृह, वो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियम किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है में इसके अगले पार्ट को, क्वेश्चन को देखें तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन, कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन में आपका जो है 1, 2 एंड 3, ये तीनों कथन सही हैं। इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, और इसे बाद में लॉर्ड रिपन ने निरस्त भी कर दिया गया था। लॉर्ड रिटन द्वारा यह अधिनियम शुरू किया गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और रिपन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। ठीक है, अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। कब शुरू हुआ? 1878 में अधिनियमित किया गया और 1882 में रद्द कर दिया गया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना था तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया? लॉर्ड लीटन ने, और खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे सही है, ध्यान देना है। प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सॉरी, यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। फोर्थ है इसने प्रांतों की वास्तविकता आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हैं आपके, और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे क्या है। कूट कैसे दिया है? केवल एक और दो, केवल तीन, एक, तीन और चार, केवल दो, तीन और चार, और केवल 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके आंसर क्या होंगे? आंसर होगा डी। इसमें जो सारे ऑप्शन हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये सभी ऑप्शन सही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। 1870 का लॉर्ड मेयो का जो संकल्प है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। रॉयल सरकार की ओर अपने बजट पर ले जाने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कौटिल्य, कामंदक, चरक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है कामंदक। ठीक है, नीतिसार जो लिखी गई वो किसके द्वारा? कामंदक। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के समय लिखी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात ए आलमगिरी was written by, कौन होगा ऑप्शन? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, none of the above। क्या होंगे? इसका आंसर क्या होगा?
फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। इसके ऑप्शन एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ईश्वर दास नागर के द्वारा फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी। इसमें 1698 तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। फुतुहात आलमगीरी में क्या है? 1698 तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फुतुहात आलमगीरी के पुस्तक में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। चीनी स्रोत के अनुसार, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? चीनी स्रोत के अनुसार। यहाँ पे देखिए स्रोत क्या है? चीनी स्रोत। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त राजा, किस गुप्त राजा के एक मिशनरी भेजा था? तो उस समय कौन थे? समुद्रगुप्त। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था ताकि बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो इस प्रकार आपका आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया। उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ मिले हुए थे। ठीक है, जब उड़ीसा अलग हुआ तो वो कब अलग हुआ बिहार से? 1936 ईस्वी में। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से, लेकिन इसके साथ सिर्फ और सिर्फ बिहार जो अभी का बिहार है वो नहीं था, बिहार के अंतर्गत उड़ीसा भी आते थे। तो 1912 में उड़ीसा और बिहार दोनों साथ में थे, जिसे बिहार का नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ, बंगाल से अलग कब हुआ, तो 1912 ही बोला जाएगा। जब उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से, तो वो कब अलग किया गया, तो भी ध्यान देना है 1936 ईस्वी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे 22 मार्च 1912 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी तथा भारत के सबसे ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया। ये ध्यान में रखना है। ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। 1936 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया, लेकिन बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। तो ये 3 फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे, जो अंतिम प्रश्न है आपका। 1857 के विद्रोह की विफलता के 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी,
समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कारण थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी विफलता के क्या कारण हो सकते हैं? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो उसमें क्या है? सही उत्तर को चुनने की बात की जा रही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको सही ही लग रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, जितने भी विद्रोही थे उसमें कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति जो हुई उसमें एकीकृत के कार्यक्रम और विचारधारा के अभाव के कारण ऐसा हुआ। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कारण थे: अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। इस प्रकार 1857 के विद्रोह की विफलता हुई थी। तो ये कारण रहे थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कूट के रूप में, आपको मिलान करना होगा। अगर आपने बहुत ही सही ढंग से आपने पढ़ाई की है तो आप इसका आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो क्वेश्चन आंसर करने का जो तरीका है वो डेवलप होते चला जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस आप डेली करें, प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए, जितना भी टेस्ट सीरीज है उसको करिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।